वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPCS 187 मानव संसाधन का प्रबंधन, इसका जो आपकी फोर्थ चैप्टर रहेगा या फोर्थ यूनिट जो इसकी है क्या है, इसकी फोर्थ यूनिट क्या है, समसामयिक मुद्दे और चुनौतियाँ। इसमें से जो हमारा रहेगा 4.2 जो रहेगा यहाँ पर देखिएगा 4.2 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो, मैं CSR को थोड़ा इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व का मतलब ये होता है कि जो हमारे उद्योग धंधे हैं, ठीक है, जो हमारे उद्योग धंधे हैं, जो हमारी कंपनियां हैं, जो हमारी इंडस्ट्रियां हैं, क्या होता है, ये कहीं न कहीं लगती हैं, कहीं पर ज़मीन खरीदी जाती है, कहीं पर लगती हैं, ठीक है। ये जो इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, इनका भी समाज के लिए कोई न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी भी कोई न कोई जिम्मेदारी है। भाई मान लो कि कोई कंपनी है, किसी गांव में जा कर के लग गई, ठीक है, वहाँ पर ज़मीन खरीदी गई, कंपनी लग जाती है, लेकिन वहाँ पर जो कंपनी लगी है वहाँ पर क्या करती है, प्रदूषण करती है, वेस्टेज फेंकती है, सारे काम को करती है, तथा जहाँ पर लगी है वहाँ पर भी कह सकते हैं कि वहाँ का वातावरण भी खराब होता है। दूसरा, जो कंपनी लगी है उसका भी कोई न कोई समाज के लिए अपना एक दायित्व है, ताकि वो भी समाज में कंट्रीब्यूट करे। तो मान लीजिए जैसे किसी गांव में कई बार कंपनी लग जाती है, तो क्या करती है, जैसे आसपास के जो गांव रहेंगे वहाँ पर सड़क बनवा देना, पानी की समस्या का समाधान करवा देना, रोड बनवा देना, या अन्य सारे जो काम होते हैं, लोगों की प्रॉब्लम करवा देना। कई बार जो कंपनी होती है छोटे मोटे अस्पताल बनवा देते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को बोला जाता है कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व। मैं छोटी कंपनी का उदाहरण लेकर के बताया कि वो किस प्रकार से समाज में काम करती है। कंपनी एक गाँव के अंचल गाँव में जाके लग गई, तो आसपास के जो गाँव हैं वहाँ पर सड़क बनवा देना, पानी की समस्या का समाधान करवा देना, छोटा मोटा अस्पताल बनाकर। लेकिन जो बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत होते हैं, यानी बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति हैं, ये जो इनका भी कोई न कोई समाज के लिए दायित्व बनता है। देखो, ये भी लोग समाज में अपना न कोई NGO चलाता है। जैसे आपने अंबानी का सुना होगा, एजुकेशन के फील्ड में, कई सारे फील्ड में वो क्या करते हैं, NGO चला रहे हैं। अंबानी हैं, अडानी हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, बिरला हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या जिनकी भी कंपनियां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, समाज में भी अपना योगदान करते हैं। कुछ लोग जैसे पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में, कुछ लोग हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य के सेक्टर में, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपना अपना योगदान देते हैं। इसी को बोला जाता है कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व। यानी जो हमारा कॉरपोरेट है उसका भी समाज के लिए एक अपना क्या बनता है कि एक दायित्व है, उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी समाज में अपना योगदान दे तथा समाज की भलाई के लिए कोई न कोई कार्य करे। जैसे गरीबी के लिए, भुखमरी के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए और तमाम सारी चीज़ों के लिए वो भी अपना योगदान दे। इसी को बोला जाता है कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व। क्लियर है, इतना समझ गए इजी में, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा 4.3 रहेगा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण की प्रासंगिकता और वैश्वीकरण के भेद। वैश्वीकरण तो आप तो लगभग पॉलिटिकल साइंस में और लगभग पढ़ते हो, वैश्वीकरण को आपने तो अच्छे से पढ़ा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा प्रौद्योगिकी की भूमिका, यानी जो उद्योग है उसकी भूमिका कैसे है। वैश्वीकरण जब से हुआ है तब से हमारे जो उद्योग धंधे हैं उसकी भूमिका किस प्रकार रही, और जो प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी है उसका मानव संसाधन पर किस प्रकार से उसकी भूमिका है, उसका किस प्रकार का असर है या किस प्रकार का असर हो रहा है। इन तीनों पॉइंट पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात रही, इससे पहले BPCS 187 के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की वीडियो बना दी गई है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में उन सभी वीडियोस को भी आप देख लीजिए और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए और इस पर इसी तरह की क्लासेस हमेशा कंटिन्यू चलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कॉरपोरेटिव सामाजिक संकल्पना क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व क्या होता है। देखो, आपने अनेक संगठनों और उद्योगों में ऐसे कार्य करते होगा देखा जो समाज के निर्माण के लिए निर्मित किए जाते हैं। देखो, ऐसे अनेक संगठन हैं, जो उद्योग धंधे हैं, जो समाज में क्या करते हैं, समाज में कई सारे अपने काम करते हैं। जैसे शिक्षा का स्वरूप में प्रसार करते हैं, कई बार मैंने बताया ना, स्कूल खुलवा देते हैं।
स्कूलों का विकास करना, गैर सरकारी संस्थानों की मदद कर देना, यानी जो गैर सरकारी संस्थान हैं उनकी हेल्प कर देना। छोटा मोटा जो एनजीओ चलता है, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनकी कई बार मदद कर देते हैं या आर्थिक सहायता दे देना। अस्पतालों का निर्माण करवा देना, मैंने बताया कि अस्पताल भी बनवाते हैं। महिलाओं और बच्चे, वृद्धों और शारीरिक बाधा वाले ग्रस्त लोगों की दशा में सुधार करना तथा अनेक सामाजिक दायित्व हो सकता है। यानी जो संगठन है, जो उद्योग धंधे हैं ऐसे कार्य करते देखा होगा, यानी जो उद्योग हैं, जो उद्योगपति जो हैं अलग प्रकार के, भाई कोई अस्पताल बनवा रहा है, कोई सड़क बनवा रहा है, कोई पानी की सुविधा करवा रहा है, कोई विकलांग के लिए मदद कर रहा है। ये लोग अपना अपना समाज में या समाज में जो गरीब लोग हैं, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको समस्याएं हैं, उन सभी लोगों की हेल्प और मदद करते रहते हैं। इन सभी को नगर निगम सामाजिक दायित्व निर्वहन कहा जा सकता है। यानी ये लोग क्या करते हैं, अपना इनका जो सामाजिक दायित्व यानी समाज के लिए भी इनकी कोई न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहा जा सकता है। यह CSR कार्य समाज नहीं वरना व्यावसायिक निगमों की भी जुदाई छड़ी हुई सिद्ध हुई। यानी जो CSR है, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व है, यह एक बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है। ऐसे कार्यों के माध्यम से इन संगठनों को ग्राहक, कर्मचारी और पदनी भी नहीं मिल रहे, बल्कि इन कार्यों में बनी छवि के कारण उनको उत्पादन के लिए, देखो इससे क्या होता है, कोई उद्योग धंधी जो इंडस्ट्री जो समाज की मदद करता है उसकी एक छवि भी बनती है, उसका काम भी बनता है तथा उसके उद्योग में बढ़ावा भी मिलता है। यानी जो लोग उसके बारे में बताएंगे भैया वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने कंपनी खोल रखी है, लोगों की मदद भी करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, समाज भी बेहतर बनेगा तथा उस उद्योगपति की या उद्योग धंधे की क्या तरक्की भी होगी। लोग भी उसका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि वो लोग हमें मदद करते हैं तो हमें भी उनका मदद करना है। इससे क्या होगा, सामाजिक जो ताना बाना है वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा रहेगा। अधिक ग्राहक मिल रहे हैं, यानी अब क्या होगा, जब जितने भी कॉरपोरेट हैं, जब यह समाज के लिए जो अपनी जिम्मेदारी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको पसंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी सर्विस लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके प्रोडक्ट को और इनकी चीज़ों को खरीदेंगे। ठीक है। संक्षेप में कॉर्पोरेटिव सामाजिक दायित्व अगर बोलें, यानी शॉर्ट में बोला जाए, कॉर्पोरेटिव सामाजिक दायित्व संगठनों का सामाजिक विकास के साथ साथ अपने नाम की छाप को विकसित करने का माध्यम बन गया। यानी जो कॉर्पोरेट है वह तो सामाजिक दायित्व तो निभा रहा है, भाई समाज के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो अपने नाम को भी बढ़ा चढ़ा रहे हैं। जैसे किसी की मदद करेंगे तो अपनी कंपनी का नाम छपवा देंगे, कहीं पर अस्पताल बनाएंगे अपनी कंपनी का, यानी वो मार्केटिंग का भी कारण बने। आपने ऐसे बहुत सारे उद्योगपतियों को देखा होगा कि वो हर जगह, कहीं पर पूजा होगी, कहीं पर जागरण होगा, कहीं पर कोई फंक्शन होगा, कहीं पर कुछ होगा तो अपना थोड़ा पैसा दे देते हैं तो उनका बैनर लग जाता है। यानी इस क्या होगा, ये मार्केटिंग का भी एक उदाहरण बन गया। यानी वो लोग अब इसके जरिए क्या करते हैं, अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। यानी वो लोगों की मदद तो करता है लेकिन साथ साथ में अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, अपना ऐड भी चलवा लेते हैं। जैसे देखा, कहीं पर जागरण होगा, कहीं पर माता का जागरण होगा, कहीं पर भंडारा होगा, तो ये जो उद्योगपति होते, छोटे मोटे जो उद्योगपति होते हैं, ये पैसा भी देते हैं, उनका बैनर लग जाएगा, उनका पोस्टर लग जाएगा। आपने देखा होगा ना, अगर आपके शहर में जागरण ये सारी चीज़ें होती होंगी या छोटी मोटी दुर्गा पूजा तमाम चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर ये सारी वो चीज़ें वो करते रहते, थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे और अपना यानी वो अपने नाम का भी प्रचार प्रसार करते रहते हैं, माध्यम बन गया। ये एक प्रकार से कर नीतियों का अनुपालन करने का तरीका है। यानी इससे कर नीति जो है, इससे सरकार को टैक्स भी कम देना पड़ता है। इस CSR से क्या होता है, टैक्स भी, सरकार भी इनको टैक्स में रियायत दे देती है। यानी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जब समाज के लिए काम करते हैं, समाज में अच्छा काम करते हैं, तो सरकार भी इनको कर में थोड़ी सी छूट दे देती है कि भाई चलो थोड़ा हम तुमको कम टैक्स देंगे, तुम लोगों का मदद करता है इसलिए तुमको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकार इनको GST में थोड़ी बहुत रियायत दे देती है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, जो कॉरपोरेट यानी जो उद्योगपति हैं, जो उद्योग धंधे हैं, अगर वो समाज में अच्छा काम करते हैं, समाज में बेहतर काम कर रहे हैं, समाज में लोगों की मदद कर रहे हैं, तो सरकार उनको थोड़ी बहुत करों में छूट या रियायत भी कई बार दे देती है। कंपनियों की इन कार्यों में निवेश से उनकी सरकार को कर दे में छूट मिल सकती है। यानी कंपनी जो होती है अगर सामाजिक दायित्व को अच्छे से निभाती हैं तो सरकार उनको कर, यानी जो उनको टैक्स देना पड़ता है कंपनियों को, उसको कई बार सरकार क्या करती, थोड़ा कम कर देती या उनको रियायत भी दे देती। आगे देखें, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की परिभाषा। देखिए,
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निर्वहन समाज की भलाई और समृद्धि में बहुत सार्थक योगदान करता है। यानी कॉर्पोरेट जो है वह समाज की भलाई के लिए और समाज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये संगठन एक कार्य समाज के प्रति अपना दायित्व भावना के साथ साथ स्वप्रेरणा के फलस्वरूप भी काम करते हैं। ये यानी जो संगठन होते हैं, यानी जो कॉर्पोरेट होता है वह समाज को अपना दायित्व मानता है और साथ साथ स्वप्रेरणा यानी खुद से भी कई बार जो कॉर्पोरेट होते हैं वह लोगों की मदद और भलाई करते हैं। इन कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की अनेक प्रकार की परिभाषाएं, यानी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की कई प्रकार की परिभाषाएं दी जाती हैं। समान प्राय अधिकारों के विभिन्न संगठनों ने सीएसआर हेतु अनेक प्रकार की नीतियों और यानी समान अधिकारों पर यानी कॉर्पोरेट जो है वहाँ अपना दायित्व निभाने के लिए उन्होंने कई प्रकार की अपनी नीतियों को बना रखा है। युक्तियाँ कई सारे वो अपना युक्तियों को भी लगाते हैं। सामाजिक दायित्व निर्वहन प्रक्रियाओं की कुछ परिभाषाएं, यानी सामाजिक दायित्व किसे निर्वाह किया जाए उसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। अब हम उन परिभाषाओं को यहाँ पर देखेंगे कौन कौन। पहला कौन सी परिभाषा देखिए, पहला फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर देखिएगा क्या, यहाँ पर देखिए पहला क्या है, धारणीय विकास हेतु विश्व व्यवस्था परिषद काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है। यह एक व्यवसाय के अपने कार्यबल और उनके परिजनों तथा उनके स्थानीय जन समुदाय को बेहतर समाज की जीवन की गुणवत्ता के आधार होते हुए विकास में योगदान और नैतिक रूप से व्यवहार की प्रतिबद्धता है। यानी कह सकते हैं क्या कह रहे हैं, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखें कॉर्पोरेटिव सामाजिक दायित्व को, तो क्या कह रहे हैं कि व्यवसाय जो होता है, जो व्यवसायी लोग हैं, ये क्या होता है कि जो लोग इनके यहाँ पर काम करते हैं उनके प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तथा उनके जो परिजन हैं, उनके घर वाले हैं, उनके प्रति भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तथा सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि ये लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करें। यानी जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, या कह सकते हैं जो कॉर्पोरेट है, उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं उनकी मदद करें, उनके घर वालों को मदद करें तथा समाज के लिए भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह लोगों के लिए गुणवत्ता में, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए लोगों को आर्थिक विकास में योगदान करें और उनको जीवन को बेहतर और बेस्ट लाइफस्टाइल करने के लिए वो मदद करें। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा यहाँ पर देखिएगा, व्यावसायिक मानकों के संदर्भ में सीएसआर प्रक्रिया व्यवसाय का एक प्रकार का संचालन है कि यह समाज द्वारा व्यवसाय हेतु नियम, नैतिक विधियाँ, व्यापारिक, वैयक्तिक और अपेक्षा को पूरा करें बल्कि उसे आगे बढ़ाएं। देखो इनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि समाज जो है वह लगातार इनसे कहीं न कहीं अपेक्षा करता है कम, और ये समाज की जो अपेक्षाएं हैं उनको भी क्या करना है, इनका पूरी करना भी इनकी क्या बनती है, एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, या कह सकते हो इनका भी एक सामाजिक दायित्व बनता है। विभिन्न देशों में अपनी अपनी कार्य संस्कृति और आर्थिक दशाओं के आधार पर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व अर्थ तलाशने का प्रयास करते हैं। यानी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व जो है उसकी जो परिभाषा है अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से दी जा सकती है। देखो अमीर देश होगा तो भाई वहाँ पर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कुछ अलग प्रकार का हो सकता है, गरीब देश होगा तो वहाँ पर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कुछ अलग प्रकार से, यानी अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की परिभाषाओं को तराशने का काम किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीएसआर की परिभाषा क्या है, यानी अमेरिका में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की क्या परिभाषा, ध्यान सुने, मानवीय आधार पर की गई सामाजिक सेवा। यानी वहां पर अमेरिका में कहा जाता है कि मानवीय आधार पर जो सेवा की जाए वह कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व है। अमेरिका में क्या कहते हैं भैया कि मानवता के आधार पर अगर कॉर्पोरेट मदद कर रहा है आपकी या आपकी हेल्प करता है तो इसी को बोला जाता है। इस कार्य में संगठन अपने अर्जित लाभ का एक भाग धर्मस्थ कार्यों के समाज के बांटता है। यानी इस कार्य में संगठन जो अर्जित लाभ होगा, यानी जैसे कंपनियां उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट का उनका जो कुछ परसेंटेज होता है वह क्या करती हैं, समाज की भलाई के लिए या धर्म की भलाई के लिए वो क्या करती हैं, थोड़ा बहुत अपना बांट देती हैं, लोगों को दान कर देती हैं, उसको कहा जाता है। इसे कंपनी के कार्य को कर देने में कुछ पाने की संभावना से किया जाता है। यानी कंपनियां अगर इस प्रकार के काम करती हैं तो उनको जो टैक्स लेती है सरकार, उन टैक्सेस में उनको क्या कर देगी, थोड़ी बहुत रियायत। मान लो कि कोई कंपनी लगी है, ठीक है, अगर वो कंपनी लोगों की मदद करे, लोगों की हेल्प कर रही है तो सरकार भी थोड़ी सी नरम पड़ती है। सरकार भी सोचती है कि कंपनी लोगों का बहुत मदद करता है और अपना जो प्रॉफिट कमाता कंपनी थोड़ा बहुत गरीब लोगों की या जो भी लोग हैं, महिलाओं की, बच्चों की, बूढ़ों की या ग्रामीण लोगों की मदद कर रहा है तो सरकार उनको टैक्स में थोड़ी बहुत छूट दे देती है। आगे देखिए यूरोप में क्या,
यूरोप प्रतिरूप पैमाने इसमें से कुछ भिन्न है। वह इसे प्रक्रिया मानते हैं कि कंपनी अपने मुख्य व्यवसाय को सामाजिक जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करती है, ठोस व्यवसायिक संदर्भ में सामाजिक आयु का भी निवेश भी करती है। यानी यूरोप में माना जाता है कि जो कॉरपोरेट है वह इसकी एक जिम्मेदारी है। अमेरिका में तो कहा जाता है कि वो थोड़ा बहुत काम करते हैं समाज की भलाई के लिए, मानवता के लिए है, ठीक है। अमेरिका में बोला जाता है भैया जो कॉरपोरेट जो मदद कर रहा है वो मानवता के लिए करता है। लेकिन यूरोप के देशों में कह सकते हो कि वहाँ कहा जाता है कि कॉरपोरेट की तो जिम्मेदारी है लोगों की हेल्प और मदद करे, ठीक है। तो इसीलिए प्रकार से बोला जा रहा, अलग अलग देशों में इसके अलग अलग पैमाने या अलग अलग समीकरण हैं या इनकी अलग अलग परिभाषाएं भी दी जाती हैं। भाई यूरोप में कहा जाता है कि जो कॉरपोरेट है वो उसका लोगों की मदद करना, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वह समाज में लोगों की हेल्प करे और मदद करे, ठीक है। आगे देखिए, अतः पूरे विश्व में बाजार के लिए सामान्य रूप से स्वीकार की गई परिभाषा का निरूपण कठिन है। यानी अगर बात करें पूरे विश्व में अगर कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व की जो परिभाषा है उसका निर्माण करना या परिभाषा बताना थोड़ा सा कठिन है, किंतु पूरे समाज में कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व निर्वाह के पीछे मूल भावना एक ही है। यानी कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व के पीछे मूल भावना क्या है? मूलतः यह अधिक ग्राहक पाने, समाज में अपनी पहचान बनाने और बेहतर सामाजिक हितों के लिए प्रेरित करता। यानी मूल रूप से कह सकते हैं कि जो कॉरपोरेट है वह ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक चाहता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके पास आएँ और अपनी पहचान बने, अपना नाम बनाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी कंपनी का नाम बनाने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए, यानी अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिलें और समाज में थोड़ा बहुत उसका जो दायित्व बनता है उसको निर्वाह करने के लिए कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व को कंपनियों के रूप में हम इसे कह सकते हैं। कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व के प्रकार कितने हैं? अब उन हम प्रकारों की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व के प्रकार। यहाँ देखिए, वित्तीय पारदर्शिता और समाज को विकसित करने में विकास में सहायता पाने को उत्सुक संगठन विश्व भर में बाजार व्यवस्थाओं में अनेक प्रकार के सामाजिक दायित्व को प्रेरित करें। यानी अगर बात करें तो विकास, समाज में विकास के लिए और समाज डेवलप करे, इसके लिए क्या हो रहा है, विश्व भर के जितने भी देश हैं, ठीक है, वह क्या कर रहे हैं कि विश्व भर में इस प्रकार के सामाजिक दायित्व को लिए प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, प्रेरित कर रहे हैं, उनको बढ़ा चढ़ा रहे हैं। जैसा पहले चर्चा में आया है कि एक कार्य शिशु देखभाल से लेकर के समाज में वृद्धजन भलाई तक प्रेरित किए जाते हैं। यानी जो कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व है वह छोटे बच्चों से लेकर के कह सकते हो कि यानी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दूध की सुविधा करवा देना, पढ़ाई लिखाई की, वहाँ से लेकर के जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी तक की दवाई की सुविधा मदद करना, उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान करना, यहाँ तक कह सकता है। यानी छोटे से लेकर के बड़े लोगों तक की मदद करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए इनको प्रेरित किया ताकि जो उद्योगपति हैं, जो कॉरपोरेट है, वह समाज में लोगों की भलाई करे और उसमें लोगों का विकास हो, ठीक है। यह छोटे से लेकर के बड़े तक प्रेरित करता। विभिन्न प्रकार के निगम सामाजिक दायित्व को इस प्रकार से मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। यानी विभिन्न प्रकार से द्वारा हम कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। पहला जो रहेगा, समाज के लिए मानव वर्ग के प्रति दायित्व, यानी समाज के लिए, मानव वर्ग के लिए, यानी जो कॉरपोरेट है उसका भी क्या बनता है कि भैया एक सामाजिक दायित्व बनता है कि वह भी मानव वर्ग के लिए, यानी मानवता के आधार पर भी वो लोग अपना एक दायित्व को निभाएं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। संगठन स्वयं मानव श्रमित होते हैं, यानी जो संगठन होते हैं उसमें कहीं न कहीं मानव ही काम करते हैं, श्रम करते हैं, ठीक है। समाज में कार्यरत रहते हुए ये सभी अपने मानव शक्ति पाते हैं और साथ ही ग्राहक व उपभोक्ता जो वस्तु भी ग्राहक द्वारा खरीदे गए हैं उत्पाद वास्तव में उपयोग करेंगे। अतः कंपनियों द्वारा समाज वर्ग को विकसित करने के लक्ष्य से ही स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मास्तिक संगठन का संचालन। देखो, समाज में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, समाज में जो लोग हैं वही लोग तो कंपनी में काम करते हैं ना, वही लोग कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, वही लोग कंपनी के ग्राहक हैं। तो कहीं न कहीं कंपनी या कह सकते हो जो हमारा कॉरपोरेट है उसकी भी एक दायित्व बनता है कि जो लोग आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी भलाई के लिए आप काम कीजिए, ठीक है। उनका भी एक दायित्व बनता है, उनकी भलाई के लिए काम कीजिए, उनके लिए अस्पताल खोल दीजिए, उनके लिए स्कूल, कॉलेज और धार्मिक जो संस्थाएं उनके लिए आप काम कीजिए, यानी ताकि समाज विकसित होगा और तभी तो आपकी कंपनी का मान सम्मान होगा। अरे भैया, जब हमारा समाज बढ़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा और पैसा रुपया कौड़ी उसके पास रहेगा तभी तो कॉरपोरेट लोगों का सामान पैसा खरीदेगा, नहीं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा इनका खरीदेगा कौन? लोग अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे,
आप निभाना चाहिए। इससे क्या होगा कि समाज भी आगे बढ़ेगा, प्रेरित। इस प्रकार के निगम सामाजिक दायित्व को हम इस प्रकार से भागों में विभाजित किया गया। देखो अगला क्या, बाह्य वातावरण के प्रति दायित्व, यानी इनका बाह्य वातावरण के भी प्रति दायित्व बनता है। यानी जहाँ पर आपने कंपनी लगा रखी है वहाँ पर प्रदूषण करते हो, वहाँ पर अपना वेस्ट मटेरियल फेंकते हो, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी समाज में भलाई के लिए काम करो, पर्यावरण को बचाओ, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। आपने देखा बहुत सारी कंपनियां पेड़ लगाने के लिए मदद करती हैं, क्योंकि वो कंपनियां, जैसे आपने देखा बहुत सारी कंपनियां गंगा नदी में, बहुत सारी नदियों में अपना वेस्ट नदियों में फेंक रही हैं या प्रदूषण कर रही हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कंपनियां भी या उद्योग भी या कह सकते हैं वो भी कॉरपोरेट भी, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएँ और पर्यावरण का उनके प्रति भी एक अपना एक दायित्व बनता। भैया जब पर्यावरण रहेगा तभी तो कंपनी इंडस्ट्री रहेगी, तभी तो लोग रहेंगे। अरे जब कंपनी इतना प्रदूषण कर देगी, इतना प्रदूषण बढ़ जाएगा, लोग मर जाएंगे, रहेंगे ही नहीं, तो कंपनी कहाँ से रह जाएगी। यानी पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए कॉरपोरेट का भी एक अपना सामाजिक दायित्व बनता है कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए भी अपने दायित्व को समझे और अपने दायित्व का निर्वाह वो अच्छी प्रकार से करें। ठीक है, अगला जो हमारा रहेगा नेक्स्ट देखिएगा, बाह्य वातावरण के प्रति जिम्मेदारी। उसके बाद गैर लाभकारी संगठनों के प्रति दायित्व, यानी जो गैर लाभकारी संगठन है, अनेक कंपनियां गैर सरकारी संगठन जैसे धर्मास्थ समाज, जो धार्मिक सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं उनकी वित्तीय सहायता देती हैं या एक प्रकार की परोक्ष रूप से समाज की सहायता दी जाती है। यानी जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, ठीक है, कोई संगठन है, कोई धर्मशाला है, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि वो कंपनियाँ क्या करती हैं, इनकी भी मदद करती हैं ताकि ये लोग जो धर्मशाला है, जो मंदिर है, ये लोग भी लोगों की मदद करें। तो ये कंपनियाँ जो होती हैं, यानी इनकी मंदिर की कोई कमाई नहीं, तो मंदिर में कंपनियाँ थोड़ा बहुत योगदान दे देती हैं तो मंदिर रहे अच्छा रहेगा। या कोई धार्मिक संस्थान है, कोई धार्मिक संस्था है, उनको भी कंपनियाँ जो कॉरपोरेट होता है वह मदद देता है और वो भी लोग भी जनता में भलाई के लिए कार्य करते हैं। अगला व्यावसायिक वातावरण के प्रति दायित्व, यानी जो व्यावसायिक वातावरण है उसके प्रति भी इनका क्या बनता है, एक अपना दायित्व बनता है या जिम्मेदारी बनती है। कई बार एक उद्योग समूह व्यवसाय क्षेत्र में ही संतापित कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य किन्हीं कंपनियों को पुरस्कार, सम्मान आदि प्रदान करते हैं। ये CSR सम्मान किसी न किसी सामाजिक दायित्व के निर्वाह के स्तर पर दिया जाता है। कई बार देखा कंपनियों को अवार्ड भी मिलता है। भैया आपने देखा कई सारी कंपनियों को क्या होता है, समय समय पर उनको अवार्ड भी दिया जाता है। तो इनको अवार्ड इस आधार पर जाता है कि कौन सी कंपनी कितना समाज के लिए काम करे। यानी समय समय पर इनको क्या किया जाता है, इनको प्रोत्साहन, कंपनियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो भी समाज में भलाई के काम करें। जिसको कंपनियाँ होती हैं उनको भी अवार्ड दिया जाता है, उनको भी मेडल मिलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। सरकार भी इनको पुरस्कृत करती है, इनको भी सम्मान देती है, इनको मान, ताकि ये लोग समाज में बढ़ चढ़ करके समाज की भलाई के लिए काम करें और लोगों की जो समस्या है उन समस्या का, अस्पताल है, कॉलेज है, स्कूल है या धर्मशाला है, मंदिर है, इस प्रकार की चीज़ों को बनवाएं और समाज में भलाई के लिए काम करें। इसलिए काम। अगला हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व का महत्व क्यों है, यानी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है भाई। ठीक है, अगला क्या रहेगा, यहाँ पर जो दिया गया है क्या है, कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व का महत्व क्यों है, इनका महत्व देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व का महत्व। जैसा कि पहले बात की है हमने, CSR के माध्यम से कंपनी अपने नैतिक और नीति शास्त्र के मानकों को बनाए रखने के लिए, यानी कंपनी की कहीं कहीं अपनी जिम्मेदारी है। और ज़्यादातर जो कंपनियाँ कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR को इसलिए निभाती हैं ताकि उनकी एक प्रकार से ब्रांड वैल्यू बने, लोगों में उनका नाम हो। दूसरा, सरकार उनको कम से कम टैक्स ले, इस उद्देश्य कहीं कहीं पीछे छुपा हुआ उद्देश्य रहता है कंपनियों का। और समाज में भलाई का, मानव के प्रति थोड़ा सी उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो पुल बनवा देना, सड़क बनवा देना, पानी की सुविधा करवा देना, अस्पताल बनवा देना, कॉलेज खुलवा देना, लोगों की पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिलाई बुनाई में मदद करवा देना या उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना, एक कंपनियों का क्या होता है, इसके महत्व क्या होता है, इसका महत्व क्यों है, क्योंकि कंपनियों को इससे क्या होता है, एक तो उनको जो टैक्स उनका लिया जाता है वो कम से कम लगता है, सरकार लेती है, उनको रियायत देती है। दूसरा, इनके कस्टमर बढ़ते हैं भैया, कस्टमर भी बढ़ते हैं। दूसरा, इनका क्या होगा, इनके प्रोडक्ट बिकेंगे। दूसरा, इनकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, इनका ब्रांड बनेगा। दूसरा, इनके कंपनी का नाम होगा और इन लोगों का महिमा मंडन होगा। समाज में लोग इनको कहेंगे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये सारे हो सकता है। यह वर्तमान समय में भावी ग्राहक, सहयोगी विक्रेताओं, प्रतिनिधियों और पूरे समाज के संबंध को मजबूत बनाता है। यानी
अगर कॉर्पोरेटिव सामाजिक दायित्व को निभाया जाएगा तो क्या होगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सहयोगी मिलेंगे, समाज में उसका मान सम्मान होगा और उसकी एक ब्रांड वैल्यू बनेगी। इसका एक महत्व है। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, परिचर्चा सुविधा और व्यवहार कौशल आदि प्राप्त करके राष्ट्रीय विकास में योगदान कर सकते हैं। यानी अगर कॉर्पोरेट अपना सामाजिक दायित्व को निभाएगा तो क्या होगा, समाज हमारा बेहतर बनेगा, अच्छी गुणवत्ता रहेगी, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, यानी राष्ट्रीय विकास होगा। इसका भी एक इम्पोर्टेंस है। ये प्रयास समाज को जीवन सुखद बने, यानी हमारे जो समाज है वह हमेशा खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा और हमारा समाज जो रहेगा लगातार बढ़ता रहेगा। इसका भी यानी सुखद जीवन, यानी सबकी जो लाइफ स्टाइल है वह बेहतर बनेगी और सबको एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्यवहारिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा यह समाज के सदस्यों को संरक्षण प्रदान करता है। यानी चाहे व्यवहारिक दे, चाहे व्यावसायिक प्रशिक्षण दे या किसी प्रकार की खोले, तो इससे क्या था कि समाज के जो लोग हैं उनको क्या प्रेरणा देता है कि आप लोग भी अच्छे अच्छे काम कीजिए जिस प्रकार से। नेक्स्ट रहेगा, CSR के माध्यम से संपन्न कार्य कंपनी वित्तीय जोखिम का प्रबंधन में सहायता होते हैं। यानी अगर किसी प्रकार को कंपनी को, मान लीजिए कोई कंपनी अपने सामाजिक दायित्व को बहुत अच्छे से निभाती है, आने वाले समय में उसको कोई घाटा हो जाता है तो सरकार उसकी मदद भी करेगी, बोलेगी भाई कि ये समाज में लोगों के लिए, भलाई के लिए बहुत अच्छा काम करती थी, इसीलिए इस कंपनी को हमें मदद करना चाहिए, हमें हेल्प करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं के लिए नियमित संगठन के स्वास्थ्य स्पर्धा पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं तथा अन्य संगठनों को भी ग्राहकों के साथ साथ ये क्या होगा कि अगर ये लोग अच्छे अपना संबंध निभाएंगे तो क्या होगा, इनको ग्राहक भी मिलेंगे और हमारा जो समाज है वो भी स्वस्थ और अच्छा रहेगा और लगातार हमारा समाज जो है प्रगति और विकास की उन्नति पर अग्रसर होता रहेगा। नेक्स्ट रहेगा, CSR निर्वाह एक कंपनी को अपने समकक्ष अन्य कंपनियों से पृथक सम्मान प्रतिष्ठा में सफल होंगे। अगर कोई कंपनी कॉर्पोरेटिव सामाजिक दायित्व को अच्छे से निभाती है, ठीक है, तो उसका मान सम्मान बढ़ेगा, अन्य कंपनियों की तुलना में उसकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, लोग उसको ज़्यादा मान सम्मान देंगे, लोग उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी द्वारा इसके द्वारा किए गए कार्य उसके एक विशेष पहचान बनेंगे। यानी किसी कंपनी की खास पहचान बनना जाएगा कि लोगों की मदद बहुत करते हैं, यानी उसकी ब्रांड वैल्यू बने। इस प्रकार CSR कंपनी को नाम और ख्याति दोनों प्रदान करेंगे। यानी इससे क्या होगा, जो कंपनी होगी, जो इंडस्ट्री होगी, उसको बहुत ज़्यादा नाम मिलेगा, बहुत ज़्यादा ख्याति मिलेगा, उसको बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी। अगर वह लोगों की, समाज के लिए भलाई के लोग भी तो उसका सपोर्ट करेंगे। जो कंपनी लोगों के लिए भलाई के लिए शिक्षा, रोजगार, इस अवसर, स्कूल, कॉलेज, जल, पानी की सुविधा करवाएगी, लोग उसको भी बड़े नाम सम्मान करेंगे, उसको भी उसका भी नाम बढ़ेगा। इसके अलावा उस कंपनी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। सरकार भी उसको कहीं कहीं टैक्स में रियायत देगी और कई सारी चीज़ों में बहुत प्रकार की उसको छूट भी प्रदान करेगी। अगला जो रहेगा, वैश्वीकरण। ठीक है, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर वैश्वीकरण देखिए। ठीक है, देखिए, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो विश्व भर में संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और धर्म आस्था व्यवस्थाओं का एकीकरण की ओर ले। यानी वैश्वीकरण क्या है कि वैश्वीकरण का मतलब होता है कि हम सभी लोग संस्कृति के आधार पे, आर्थिक के आधार पे, सामाजिक और राजनीतिक आधार पे एकीकरण की ओर, यानी पूरे विश्व को एक पहलू में बांधने का प्रयास करती है। यानी पूरे विश्व को, जैसे आर्थिक के आधार पे पूरे दुनिया को एक मार्केट बनाने का या एक प्रकार का एक मंच तैयार प्रदान करती है। ठीक है, पूरी दुनिया को एक मंच प्रदान करती है और एक मंच प्रदान करती है, यानी एकीकरण की भावना को क्या करती है और ले जाएगी। यह पूरे को एक मेव और बाजार बना देगा। कच्चे माल, सेवा तथा पूंजी का विभिन्न देशों के बीच लेन देन होता है और विश्व भर में शोध और सूचनाओं का प्रवाह होता है। इसे आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाएगा। यानी सभी देशों में जैसे माल का, यानी यहाँ की सामान वहाँ पर बिक रहा है, वहाँ का सामान वहाँ पर बिक रहा है, यहाँ की चीज़ें वहाँ पर जा रही हैं, वहाँ की चीज़ें वहाँ पर जा रही हैं। इससे क्या होगा, पूरी दुनिया में आर्थिक वैश्वीकरण होगा। जैसे मान लीजिए कि चाइना का सामान हमारे देश में बिकता है, हमारा सामान किसी और देश में बिकता है, तो इससे क्या होगा, आर्थिक, इसी को क्या बोला जाएगा, आर्थिक वैश्वीकरण। वस्तुतः वैश्वीकरण की विविधतापूर्ण कार्यबलों का प्रयोग संभव बनाता है। यानी क्या, वैश्वीकरण अगर होगा तो कार्यबल होगा, यानी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट, जो विकास होगा वह पूरी दुनिया का डेवलपमेंट और विकास अच्छी तरीके से किया जा सकेगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार वैश्वीकरण की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि जन समुदाय व देशों के बीच अधिक अंतर संबंध और परस्पर निर्भरता के
निर्भरता में सामान्य रूप से दो दायित्वों का समावेश माना जाता है। यानी दो दायित्व, यानी पूरी दुनिया का किसका निरंतर तीव्र होते हैं, परंतु वस्तु सेवा वित्त जन एवं विचार प्रवाहों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को खोलना तथा ऐसे प्रवाहों को बढ़ावा देना के निर्मित करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं एवं नीतियों में परिवर्तन करना। यानी इससे क्या होगा कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियाँ होंगी समान बनेगी, बराबर मिलेंगी, देशों में जो एकता जो भाईचारा है वह लगातार बढ़ेगा और सभी देशों की जो इकोनॉमी है काफ़ी बेहतर होगी और पूरा विश्व एक मंच पर आकर के काम कर पाएगा। वैश्वीकरण के विकास और स्वास्थ्य पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। यानी वैश्वीकरण का क्या होता है, वैश्वीकरण से क्या होगा, विकास यानी डेवलपमेंट पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव के प्रभाव पड़ते हैं। यानी वैश्वीकरण से लाभ भी है और हानि भी है, दोनों प्रकार की चीज़ें होती हैं। वैश्वीकरण की प्रासंगिकता और प्रभाव, यानी वैश्वीकरण हमारे लिए क्यों जरूरी है और वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है। ठीक है, देखो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी संगठन की धरणीयता या अस्तित्व को बनाए रखना के लिए उसका वैश्विक स्वरूप और व्यवहार अंगिक को स्वीकार करना आवश्यक है। यानी कोई भी जो संगठन है उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वैश्विक स्वरूप इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैश्वीकरण महत्व और प्रभावों के संबंध में कुछ प्रकार इस प्रकार से है। यह प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और संगठनात्मक विकास में आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में साथ है। यानी जब वैश्वीकरण होगा तो हमारा जो कौशल विकास है, स्किल वह है, जो हमारी प्रौद्योगिकी है, जो हमारा संगठन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एक देश की टेक्नोलॉजी जब दूसरे देश में जाएगी, दूसरे देश की टेक्नोलॉजी तीसरे देश में जाएगी, तो इससे क्या होगा, हमारा राष्ट्रीय विकास में बहुत ज़्यादा हेल्प और मदद प्रदान होगा। ठीक है, किंतु जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा था, विविधतापूर्ण कार्यबल का प्रबंधन उन्हें अध्ययन तकनीकी कौशल संपन्न बनाने में आप में एक चुनौती है। यानी हम लोग जो हैं, जब हमें दूसरे देश से मदद मिलेगी, दूसरे देशों से हेल्प करेगी, हम किसी की मदद करेंगे, हमें कोई मदद करेगा, इससे क्या होगा, जो चुनौती भरा काम है उन कामों को भी अच्छे से और आसानी पूर्वक कर लिया जाएगा। यह संगठन में को नए कर्मचारी भर्ती करने के पुनापन और विभिन्न देशों की संस्कृतियों के अनुरूप ढलते हुए कार्य का प्रशिक्षण देने का अवसर प्रदान करता है। यानी क्या होगा कि अलग अलग देशों से लोग अलग अलग देशों में जाएंगे, वहाँ पर काम करेंगे, वहाँ पर संस्कृति का आदान प्रदान होगा, भाषा का आदान प्रदान होगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो समाज है उसमें कह सकते हैं हमारी पूरी दुनिया में शांति, पीसफुल और भाईचारे का प्रयास होगा। ठीक है, बढ़ेगा इन सब चीज़ों से। ठीक है, कर्मियों को विदेशी में कार्य करने के अवसर प्रदान होंगे। यानी जो लोग हैं उनको दूसरे देशों में काम करने, अब जैसे भारत के लोग दूसरे देशों में काम करने जाते तो उनको काम करने का अवसर मिला। ये वैश्वीकरण के द्वारा ही तो काम हो रहा। आपने देखा बहुत सारे हमारे देश के लोग सऊदी अरब में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, बहुत सारे विदेश में लोग काम करते हैं, तो वैश्वीकरण के द्वारा ही तो उनको एक दूसरे देशों में काम करने का अवसर या मौका मिल रहा है। व्यक्तियों को सांस्कृतिक अंतरों और अभिज्ञानों के ऊपर, यानी जब पूरे दुनिया में वैश्वीकरण होगा तो हम दूसरे देश की संस्कृति, सभ्यता और चीज़ों को भी समझेंगे, दूसरे भी चीज़ों को जानेंगे और अन्य देशों की भाषाओं के लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, तो हमारा विकास भी होगा, डेवलपमेंट होगा, हमारा आर्थिक विकास के साथ साथ हमारा ज्ञानवर्धन भी होगा और हमें कई सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी। ठीक है, वैश्वीकरण के भेद क्या हैं, यानी वैश्वीकरण के कौन कौन से प्रकार हैं। तो वैश्वीकरण जो है वो कई प्रकार का वैश्वीकरण, आर्थिक वैश्वीकरण, पहले आर्थिक वैश्वीकरण के अगर आप भेद देखोगे तो वैश्वीकरण किसके, पहला आर्थिक वैश्वीकरण का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के आधार पर जो वैश्वीकरण हो रहा है, यानी एक देश का प्रोडक्ट दूसरे देश में बिक रहा है, एक देश की कंपनी दूसरे देश में लग रही है, इसी को क्या बोला जाता है, आर्थिक वैश्वीकरण ही बोला जाता है। क्या है, इसी को आर्थिक वैश्वीकरण हम कहते हैं। यानी दूसरा सांस्कृतिक वैश्वीकरण का मतलब है जब वैश्वीकरण होगा तो एक देश की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, खान पान, पहनावा, जैसे अब मैं बात करूं, जैसे हमारे यहाँ देश में कैसे चाउमीन है, बर्गर है, हॉट डॉग है, ये सारी क्या है, फास्ट फूड जो है हमारे देश का तो नहीं, ये दूसरे देशों से है। जब वैश्वीकरण हुआ, जैसे चाउमीन है, चाइना अन्य देशों से आई, विदेशों से आई, यानी खान पान जो संस्कृति है इनका भी पहनावा, जैसे आपने देखा पहले हमारे यहाँ पर धोती कुर्ता पैंट शर्ट पहना जाता था, अब आपने देखा कि हम लोग शॉर्ट ड्रेस, बहुत सारे कपड़े परिधान पहनते हैं। तो इस संस्कृति या जो आप देखा होगा कि जैसे हम पहले हमारे देश में दूसरे भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर क्रिसमस मनाया जा रहा, तो ये किसके द्वारा, वैश्वीकरण के द्वारा। वित्तीय वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जो लेन देन हो रहा, यानी एक देश दूसरे देश की जो मदद कर रहे हैं,
हैं, जो आर्थिक मदद कर रहे हैं, जो आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है वित्तीय वैश्वीकरण। वित्तीय वैश्वीकरण में जैसे कह सकते हैं कि भारत नेपाल की मदद करता है क्योंकि नेपाल थोड़ा गरीब देश है, या जैसे हम लोगों ने अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि अफगानिस्तान में लोग वहाँ पर बहुत समस्या आ गई थी, तालिबान वहाँ पर कब्जा कर लिया था, तो वहाँ पर भी देखा होगा कि वहाँ पर भी आपने ये चीज़ को देखा होगा कि भारत ने भी तालिबान के लोगों को मदद की, वहाँ पर अनाज भेजा, रुपया पैसा भेजा। इसी को बोलता है वित्तीय प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जो टेक्नोलॉजी है, एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जाती है। आपने देखा कि राफेल हमारे देश में आया, हमारे देश में कई सारी चीज़ें बन रही हैं, वो दूसरे देशों में जाके, इसी को बोला जाता है प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण का मतलब होता है कि एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जा रही है। आपने सुना बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो अलग अलग दुनिया के साइंटिस्ट मिलते हैं और क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, वैश्वीकरण के द्वारा ही तो हो रहा है। यानी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान जो हो रहा है वो प्रौद्योगिक वैश्वीकरण में ही हो रहा है। राजनीतिक वैश्वीकरण, आज अगर देखोगे एक देश के नेता दूसरे देश के नेता, आपने देखा मोदी जी भी अभी G7 में गए थे, G20 और तमाम तरह के जो संगठन बने हैं, यह राजनीतिक वैश्वीकरण ही तो है। अभी आपने देखा कि अमेरिका जो रूस है, और आपने देखा कि युद्ध चल रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वह लोगों की मदद कर रहे हैं। या राजनीतिक में आप देखा कि मोदी जी, आपने देखा कई सारे देशों की मदद दौरा करने जाते हैं, इसी को राजनीतिक वैश्वीकरण कह सकते हैं। भौगोलिक वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जैसे शिक्षा पाने के लिए, बेहतर सुअवसर प्रदान करने के लिए हम जब दूसरे देश में जाते हैं, ठीक है। भौगोलिक वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जब हम दूसरे देश में घूमने फिरने के लिए जाते हैं, भौगोलिक यानी जब हम भौगोलिक सीमाओं को टूट रहा है, जैसे हम पहले क्या पढ़ने लिखने के अपने देश में पढ़ना लिखना होता था, अब हम दूसरे देश में भी जा सकते हैं, दूसरे देश में घूम फिर सकते हैं। आज जो पर्यटन है भौगोलिक वैश्वीकरण ही, आज भी देखा कि लोग कहाँ जाते हैं, चीन घूमने जाते हैं, अन्य देशों कोई मान लीजिए कि रूस जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, घूमने फिरने के लिए अलग देश जाते नहीं, इसको क्या बोला जाएगा, भौगोलिक वैश्वीकरण। पारिस्थितिक वैश्वीकरण का मतलब होता है कि अनेक संगठन आज हमारे पारिस्थितिक पर्यावरण यानी पर्यावरणीय वैश्वीकरण कह सकते हो कि पर्यावरण को बचाने के लिए आज जिस प्रकार की मुहिम चल रही है, आज भी अगर आप देखोगे तो पर्यावरण को बचाने के लिए कई प्रकार की चीज़ें हो रही है, पर्यावरण को बचाने के लिए कई प्रकार से हमारे काम हो रहे हैं, और पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, और पर्यावरण को बचाने के लिए सभी जो देश है एक मंच पर आके काम कर रहे हैं ताकि पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके, और पर्यावरण के लिए एक बेहतर एटमॉस्फेयर, एक बढ़िया माहौल दिया जाए। और पर्यावरण को बचाना किसी एक देश नहीं कर सकता है, जब भी सभी लोग मिलकर के काम करेंगे तभी हम पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं और पर्यावरण को हम संरक्षित और बचाव कर सकते हैं, जब वैश्वीकरण में सभी देश इसमें अपना अपना योगदान देंगे। प्रौद्योगिकी की भूमिका का मतलब होता है, अगर मैं आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, आज जो टेक्नोलॉजी है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। आज अगर आप टेक्नोलॉजी को, हर चीज़ की टेक्नोलॉजी हर चीज़ में आ गई। आपने देखा होगा कि आज में अगर मैं बात करूँ डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, कंप्यूटर में या IT में अगर बात करोगे, हर चीज़ों में क्या हो रही है कि जो प्रौद्योगिकी है उसकी भूमिका यानी उसकी जो है उसको बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा कर रही है। और आज जो प्रौद्योगिकी है उसकी जो भूमिका है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और वैश्वीकरण पर तो बहुत ज़्यादा, यानी आज देखोगे तो जैसे IT सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, ठीक है, और डिफेंस सेक्टर है, उसमें भी देखो आपने देखा कि राफेल, फ्रांस से हमारे देश में राफेल आया है, और भी हमारे देश में जो बन रहे हैं राफेल विमान जो बहुत सारे होते हैं हम देश में, ये वैश्वीकरण के द्वारा ही तो सारा हो पा रहा है, टेक्नोलॉजी का ही आदान प्रदान तो हो रहा, और सारा टेक्नोलॉजी के कारण ही तो रहा। प्रौद्योगिकी भूमिका और व्यवसायिक अगर कह सकूँ, इसमें क्या देखो, प्रौद्योगिकी की भूमिका एवं प्रभाव मानव संसाधन पर विकास, यानी प्रौद्योगिकी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी प्रकार से मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। आज जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो कंपनी में जो काम करना है, जो उद्योग धंधों में काम करना है, उसको काम करने में आसानी हो रही है, लोगों को ज़्यादा जल्दी से जल्दी मैनेज या लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग देने में आसानी हो रही है, लोगों को जल्दी से जल्दी सिखाने में मदद हो रही है। यानी इंडस्ट्री भी क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी के आने से बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। मानव का भी हम जो यूज करना है, यानी मानव को जो हम एक संसाधन के रूप में हमें यूज करना है, उनको भी हम अच्छी तरह के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अच्छी काम करवा सकते हैं, उनका भी आकलन सही समय पर किया जा सकता है। ये सारा प्रौद्योगिकी भूमिका है मानव संसाधन के विकास पर भी बने, यानी अब हम जो समस्याएं हैं उनको हम जल्दी से जल्दी दूर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, यानी प्रौद्योगिकी का प्रसार इतना चल रहा है, इतना ज़्यादा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कि मानव संसाधन के लक्ष्यों यानी
मानव संसाधन करना भी काफ़ी आसान हो गया। प्रौद्योगिकी भी इसमें क्या कर रही है, इसमें अपना अहम रोल और अपना मुख्य रोल अदा कर रही है। ठीक है, तो यही पूरा था इस चैप्टर में। चैप्टर जो आपका 4 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे ये जो रहेगा। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, पहला क्या रहेगा, ये CSR। ठीक है, ज़रूर कॉर्पोरेटिव सामाजिक दायित्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके लिए भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको आप ज़रूर करके जाइएगा। वैश्वीकरण तो आप और भी कई जगह से पढ़ सकते हो, वैश्वीकरण तो बहुत ईजी है, और आपने पॉलिटिकल साइंस और भी कई सारे सब्जेक्टों में इनको पढ़ा होगा, तो ये तो इतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं आने के चांसेज हैं, आ सकता है। लेकिन ये कॉर्पोरेटिव सामाजिक दायित्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रौद्योगिकी भूमिका इसको ज़रूर कर लेना। वे मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ज़्यादा आने की संभावना है कि कॉर्पोरेटिव सामाजिक दायित्व आपके एग्जाम में आ सकता है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, पूरा सुन लीजिए, समझ लीजिए, और एक बार समझिए तो आप इसको 2 बार भी देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।